And now, ladies and gentlemen, we'll be starting our first business session, for which I would firstly request Mr. Ajay Kedia, Director and Research Head, Kedia Capital Services Private Limited, to please come up on stage to speak on spice sector's price outlook. Please put your hands together for Mr. Ajay Kedia. हेलो हाँ स्टार्ट स्टेज पे हेलो हेलो Check sound. Ladies and gentlemen, गुड मॉर्निंग। स्पाइस मार्केट इतने भी नीचे नहीं है कि हम लोग मॉर्निंग नहीं। गुड मॉर्निंग। सो हाय, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम माय कंपनी नेम इज केडिया कैपिटल। रन कर। सो स्पाइसेस में पिछले एक साल में, या मैं बोल सकता हूँ कोविड के बाद से ही, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। वी हैव सीन गुड रैली स्टार्टिंग विथ धनिया, देन जीरा, हल्दी तो अभी चली रही है, और ऋषभ जी ने अभी कार्डमम के बारे में भी बताया कि अभी सोने चांदी जैसा मूवमेंट या हल्दी जैसा मूवमेंट हम कार्डमम में भी देखेंगे। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है, कैन यू प्लीज। सो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको आउटलुक तो बताऊंगा कि मार्केट का क्या आउटलुक है, बट वो आउटलुक का यूज केस क्या है। मैं पिछले 5-7 सालों से एनालिसिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आउटलुक आके बताता हूँ, बट उसका हम लोग बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। वहाँ से प्ले करना पड़ेगा, ठीक है रैन। सो आउटलुक का यूज केस क्या है वो आज हम इस सेशन में देखेंगे। एंड ग्लोबल मार्केट में जो हम चेरोस देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट मसाले के तड़के पे कितना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। तो जस्ट नीचे रहेगा प्ले का बटन। सो ऑलमोस्ट लास्ट 25 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, कमोडिटी इंडस्ट्री में। करीबन 40 कमोडिटीज़ मैं कवर करता हूँ। माय कंपनी नेम इज़ केडिया एडवाइजरी, एंड जितने भी मीडिया है मेरे प्रेजेंटेशंस रहते हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल रहता है कि कोई भी एनालिसिस खाली फंडामेंटल के बेस पे नहीं होता, टेक्निकल के बेस पे नहीं होता। तो एट केडिया कैपिटल व्हाट वी डू, टेक्निकल, फंडामेंटल, डेटा, सीजनैलिटी एंड साथ में सेंटिमेंट। बिकॉज बहुत बार हम बोलते हैं सेंटिमेंट कैसा है मार्केट का। अगर मेरे पास माल अच्छा पड़ा है, मेरा सेंटिमेंट दूसरा रहेगा। अगर माल नहीं है, भाव ऊपर है, तो सेंटिमेंट दिया। तो हमने एक एआई मॉडल तैयार किया है जहां पे हम लोग 3 से 6 महीने तक का फोरकास्ट कर सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करना चाहिए। तो क्या क्या मॉडल्स पे हम लोग रन कर सकते हैं, ये हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ शोज है जहाँ पे मैं रेगुलर आता रहता हूँ। केडिया एडवाइजरी से नेक्स्ट स्लाइड। केडिया जी, सीधा चलते हैं अजय जी के पास में। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मेरा कल चल रहा नहीं है, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा। चलिए, मसालों में हमने आज के इस सेशन में धनिया, जीरा, ये तो सब कवर करेंगे ही, लेकिन आज हम सबसे पहले देखते हैं कि आउटलुक का क्या बेनिफिट है। तो ये मेरा पास्ट जो हमने लास्ट 10th में और 11th सेशन में हमने रखा था, तो यहाँ पे हमने हल्दी के बारे में फर्स्ट टाइम रखा था कि भाव में 10,000 तक का लेवल मिलना चाहिए, वो हुआ। पिछले साल जयपुर में था जब हमने 18,500 का आउटलुक रखा था, जब 20,000 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। मेरा एक्सपेक्टेशन तो अभी भी है आगे का, बट 18,500 पे जाकर रुका है। अगेन अगर धनिया की अगर बात करें तो 10th दिल्ली में जो इवेंट हुआ था वहाँ पे हमने 8.5 का रखा था वैल्यू, वो हुआ। जयपुर में हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी थी धनिया में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा माल था और सेंटीमेंट एक्चुअली
कोविड के बाद से ही जो सेंटिमेंट है एग्री इंडस्ट्री का वो बिल्कुल ख़त्म जैसा हो चुका है। पहले अगर मैं किसी को बोलता था 100 बोरी मेरे को दे दे तो बोलता सर 100 नहीं 200 लेके जाओ, लेकिन आज ऐसा है सर पहले पेमेंट कर बाद में माल मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट लाइन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है कोविड के बाद से, जिसकी वजह से हमने पूरे एग्री पे देखा है। अगेन जीरे के केस में बात करें तो वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 56, वो अचीव हुआ। और नेक्स्ट जयपुर में अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट जैसा उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो क्रेडिट लाइन है पूरा डिस्टर्ब था। अब हमने ये आउटलुक तो दिया आपको, लेकिन उस आउटलुक का यूज केस क्या है, तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे यूज केस। तो पहला चीज है आउटलुक का मतलब क्या है, उसका हमारा यूज केस क्या है। तो आज मुझे पता था कि मुझे बॉम्बे से इंदौर आना है, बट फिर भी मैं गूगल मैप लेके बैठा था। क्यों? क्योंकि गूगल मैप मुझे बताता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ कुछ डाइवर्जेंस है। तो सिमिलरली जब हम लोग आउटलुक की बात करते हैं तो एक आपके बिजनेस को क्या ऐसी न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप आके क्या करने वाला है, मौसम का क्या चेंजेस आने वाला है, ये जो चीज़ें हैं ये इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो भी हम आउटलुक आज स्टेज से हम बताते हैं ये आपको एक प्रिपरेशन देता है, एक पहले से आउटलुक बताता है कैसे होना है। तो हाउ डू वी डू रिसर्च? तो सबसे पहले फंडामेंटल साइड डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा भी होता है, सेकेंडरी डेटा भी होता है। सेकेंडरी डेटा मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, एसोसिएशन है, उनके साथ हम एसोसिएटेड रहते हैं। प्राइमरी में मैं खुद ऑलमोस्ट साल भर में 25-30 सिटीज़ तो मैं विजिट खुद करता हूँ पर्सनली, मंडीज़ में भी जाता हूँ। तो एक सेंटिमेंट पता रहता है कि मार्केट में क्या आवक आ रही है, कैसे होल्ड है। सीजनलिटी बहुत मैटर करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे सीजनलिटी से क्या होता है। आज आप ये देखिए CAIT की रिपोर्ट है जहाँ पे 48 लाख शादियाँ, अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर में हमने लास्ट ईयर में देखा था, उसका सेंटीमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। ये साल में 11 शादी के ज़्यादा दिन है, उसका भी डेटा मैं आपको बताता हूँ, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सीजनलिटी एक एग्जांपल देता हूँ, कॉटन सीड ऑयल केक, सितंबर की सीजनलिटी उठा के देखो हमेशा टूटता और ये साल भी टूटा। तो सीजनलिटी कमोडिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग बारीकी से देखते हैं। S&D सप्लाई एंड डिमांड, बैलेंस शीट्स कैसी है, बैलेंस शीट कितनी टाइट है। इसके अलावा वेदर कंडीशन, जैसे ला नीना हमने लास्ट ईयर आते हुए देखा था, उसका इम्पैक्ट इस बार भी पड़ता हुआ दिखेगा। और सेकेंड हाफ जो रहेगा वो मानसून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन वेदर एजेंसी जनरली जनवरी में रिलीज करती है, जिसका इम्पैक्ट पूरे साल भर पड़ता हुआ दिखाई देता है। वेदर के बाद हम देखते हैं अराइवल्स। अगर कोई भी क्रॉप, देखिए इंडिया में डेटा, एग्री डेटा, आप एग्री करोगे मेरे से, एग्री का डेटा मिलना आसान है इंडिया में? मिलता है? मिलने के बाद भी हमको अश्योरिटी नहीं मिलती कि भाई ये डेटा कितना है, क्योंकि अगर मेरे पास माल ज़्यादा है तो मेरा सेंटीमेंट अलग है, अरे आवक बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक कहावत है कि बार बार में हम बोलते हैं रोया जाए मरे की खबर लाए। तो अगर कोई रो रहा है आदमी तो डेफिनेटली उसको हर चीज़ मंदी मंदी दिखेगी, अगर तेजी में है तो उसको हर फैक्टर तेजी में दिखेंगे। तो यहाँ पे हम अराइवल डेटा, टैरिफ से क्या इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, अगर रूट में कुछ हुआ तो एक्सपोर्ट हमारे इम्पैक्ट करेंगे। रुपया है, रुपया आज की डेट में हम 8650 के करीब है, अगर ये रुपया 87, 88, अभी SBI की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया जा रहा 8 से 10% की रुपए की गिरावट आएगी, तो मसाला इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अरे इतनी भी मंदी नहीं है मसाले में, आगे तेजी है, जोर से आवाज लगाओगे तो डेफिनेटली तेजी आएगी। पड़ेगा एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट? बिल्कुल पड़ेगा। आज मिडिल ईस्ट में सीज फायर हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज रशिया ने, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हमारे साथ अंकित जी भी है, कभी हमने एक्सपेक्ट किया था कि रशिया से इतना माल आ जाएगा? लेकिन हमको जियोपॉलिटिकल में क्या हो रहा है ये चीज भी देखनी पड़ेगी, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा, करेंसी इंपैक्ट देखना पड़ेगा। सिमिलरली टेक्निकल मैं लीस्ट पार्ट पे रखता हूं, बिकॉज आज अगर मैंने बोला रशिया का इंपोर्ट आएगा या मसाले में बांग्लादेश का कुछ इंसिडेंट पड़ेगा, उसका टेक्निकल चार्ट पे कहां तक मैं जा सकता हूं। जैसे एग्जैक्टली हमने पिछले साल जब प्रेडिक्ट किया था कि 20,000 आएगा कंजर्वेटिवली 18.5, तो एग्जैक्टली हमने 20,400 का हाई हल्दी में देखा। और मुझे अच्छे से ध्यान है टेफ्ला का एक हल्दी का कॉन्क्लेव हुआ था बॉम्बे में, भाव चल रहा था 12,600 और स्टेज पे से मैंने कहा था कि ये बॉटम बन चुका है, यहाँ से मार्केट जंप करना चाहिए। 15,800 तक का हमने जंप एज ऑफ नाउ देखा है, बट वो टेक्निकल चार्ट पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। इसके लिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम प्राइस ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट कहाँ पे है, और काफ़ी इंडिकेटर है जो हमें सपोर्ट करता है। सिमिलरली अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे अब तक ब्रीफ करके देखा कि आउटलुक मिला मुझे कि मार्केट में क्या होने वाला है, और वो सारे ही फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव, ये सबको देखने के बाद
हम प्राइस के ऊपर पहुंचते हैं कि आगे जाके व्यू क्या बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली अगर किसी को प्रोक्योर करना है तो उसको वहाँ पे हेल्प मिलती है कि कहाँ पे मुझे प्रोक्योर करके चलना है। नाउ हम देखेंगे इंडस्ट्री में क्या पेन है, बिकॉज आज आप लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, रूट से जुड़े हुए, चाहे हम एफपीओज की बात करते हैं, चाहे ट्रेडर की बात करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा पेन एरिया क्या है कि सस्ते में मुझे माल चाहिए लेकिन मिलता है, कोशिश की जा रही है, बट इसको हम लोग इंडस्ट्री जो हम लोग डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं या आउटलुक से अगर जोड़ के देखेंगे तो कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले फार्मर का पेन क्या है, यदि प्राइस नीचे आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। आज हम इंदौर की नगरी में क्लीनेस्ट सिटी है सोयाबीन, जब फसल आ रही थी तो सबकी उम्मीद थी कि करीबन 5,000 का भाव या एमएसपी के ऊपर तो बिक जाएगा, बट आज विडंबना ये है कि 42-4300 के भाव पे अटके हुए हैं। तो फार्मर की चिंता है कि मैंने आज सोइंग की है, आगे जाकर क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे आउटलुक कैसे हेल्प कर सकता है। सेकंड, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, यदि मेरे पास माल पड़ा है और प्राइस घट जाए तो मैं क्या करूंगा। क्यों, आज अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ ली है, 20 रुपये मेरा कॉस्ट लगाकर अगर प्रॉफिट के साथ 130 में बेच रहा हूं, लेकिन भाव नीचे आ जाएंगे तो 130 में कोई लेने वाला नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन। तो आउटलुक कैसे आपको हेल्प करेगा। अगर एक्सपोर्टर है, उनकी उम्मीद है मुझे कंसाइनमेंट मिला हुआ है कि ये भाव में मुझे पूरे साल भर सप्लाई करनी है, तो क्या मुझे ये भाव में पूरे साल भर माल मिलता रहेगा। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव कैसे, फिजिकल ट्रेडर, सर मैंने तो 10 गाड़ी ली, भाव नीचे आ गया, सर नुकसान में बेच दिया, तो हम डेरिवेटिव मार्केट को कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक केस स्टडी फार्मर्स का देखते हैं, क्योंकि आज ये हमारे अन्नदाता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आज हम ये इंडस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, ये भी काम नहीं आएगी। तो ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोरकास्ट या इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, तो फार्मर इंश्योरेंस लेके काम कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बॉम्बे से निकलता हूं और मुझे कश्मीर जाना है, तो कश्मीर में तो इतनी धूप पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा है नहीं, वहां पे ठंड है, तो ठंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े लेके चलते हैं, तो वो एक तरह का हमारा इंश्योरेंस है। तो सिमिलरली फार्मर जब सोइंग करता है तो फार्मर को डर क्या लगता है, आगे जाके भाव गिर सकता है, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस फार्मर को लेना है। वो इंश्योरेंस क्या है, भले ठीक है एमएसपी एक अच्छा टूल है, गवर्नमेंट ने दिया है, बट डेरिवेटिव एक्सचेंज पे आज एनसीडीएक्स से भी टीम आई हुई है, अरुण जी है और संजीव जी है, तो यहाँ पे अब एक्सचेंज बन चुका है जहाँ पे आप पुट खरीद लीजिए। पुट खरीदने से क्या होगा, आपका एक इंश्योरेंस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हल्दी है, हल्दी में आज 13,500 का भाव चल रहा है, लेकिन समझो कि आगे जाके अराइवल्स बढ़ेंगे, भाव नीचे आ रहे हैं, तो फार्मर एट द टाइम ऑफ सोइंग क्या कर सकता है, एक पुट ले सकता है। जैसे मैंने 20 लाख की गाड़ी ली और 20,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। अब अगर गाड़ी को खरोच भी आ गई या गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, तो मुझे मालूम है कि ये इंश्योरेंस कंपनी मेरा नुकसान पूरी तरीके से सही करके देगा। ऐसे ही फार्मर के लिए अगर भाव में तेजी आ गई तो क्या करेगा, फिजिकल में माल ऊंचे भाव में बेच सकता है, लेकिन अगर गिरावट आ जाएगी तो एक्सचेंज, अब तो नाबार्ड के साथ भी मुझे लगता है कि एक अच्छा सिनर्जी एक्सचेंज की बन चुकी है, जहां पे नाबार्ड इस चीज को जो प्रीमियम पे करना है वो फाइनेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मर के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। आउटलुक अगर उसे पता चल जाएगा कि आगे जाके भाव में गिरावट आने वाली है, तो अपनी क्रॉप का वो इंश्योरेंस लेके काम कर सकता है। ऐसे ही अगर मैन्युफैक्चर की अगर बात करें, तो मैन्युफैक्चर में प्राइस घटने पे उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। तो सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरर है, एंटरप्रेन्योर है, ये एक ऐसा बंदा है जिसको हर चीज मैनेज करनी है। तभी तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि मुझे वॉलेटिलिटी भी देखनी है कि भाव में तेजी मंदी हो रही है, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूं। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कि मेरा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो फिक्स होना चाहिए, वो हो नहीं सकता, लेकिन उसको कोशिश करने की सारी जिक्तोजहद करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रात को 1 बजे फोन आता है, सर वो गाड़ी वाले को पकड़ लिया है, तो ठीक है मैनेजर्स है, सब है, लेकिन उसकी चिंता लगी रहती है। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इस पे इंपैक्ट करता है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कोई भी मैन्युफैक्चरर फिक्स नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटर सामने है। आज 100 रुपए की चीज है, वो बोलता है साहब मैं तो 120 में बेचूंगा, नहीं बेच पाएगा। 90 में बेचेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे ही कुछ सर्टन फिक्स कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कॉस्ट, जो सबके लिए सेम होता है, यहाँ पे भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये वेरिएबल है। अगर उन्होंने सस्ता माल लिया, प्रोक्योरमेंट अगर सस्ता हो गया तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। अगर प्रोक्योरमेंट हमारा महंगा हो गया
तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए आज इंडिया, यूएस, यूरोप में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है कि यूएस और यूरोप वाले क्या देखते हैं, वो देखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जबकि इंडियन आदमी, सॉरी टू से बट काफी जन से मिला हूं तो बोलता है अजय भाई नीचे आएगा तो माल खूब ले लेंगे, ऊंचा जाएगा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। तो वी इंडियन थिंक के प्राइस वॉलेटिलिटी पे मैं धंधा करूंगा, नीचे आएगा तो ले लूंगा, ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। इसके लिए होता क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। लेकिन जिस ढंग से यूएस, यूरोप क्या करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के ये सब चीज, आज मैकडी की अगर बात करें तो वो क्या करता है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कि मुझे सोया, मक्का जो भी चाहिए ये भाव में ही तू देगा, लेबर फिक्स और एमआरपी फिक्स। अगर ये तीनों चीज फिक्स होती है तो प्ले क्या करता है कि मुझे 1 करोड़ बर्गर बेचने हैं, क्योंकि उसको पता है कि एक बर्गर पे मुझे अगर 20 रुपए मिलेगा तो 1 करोड़ पे मुझे 20 करोड़ आने ही आने हैं। तो सिमिलरली आज व्यापारी को करना क्या है, आपको रॉ मटेरियल प्राइस फिक्स करनी है, ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा, लेबर कॉस्ट फिक्स हो जाएगा और सेल्स प्राइस फिक्स हो जाएगा, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो बहुत जन बोलते हैं कि हैजिंग से हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन हैजिंग करनी चाहिए, नहीं, जब मुझे रिस्क लगेगा तो ही मैं करूंगा। तो ये कहना कैसा है कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, कब लेनी चाहिए, मरने से 1 दिन पहले। तो कब मरने वाले हैं पता है ना अपने को, तो कब मरने वाले, पंडित ने कहा था ना हाथ देखकर, बेटा तू 100 साल जिएगा। तो जैसे हमको पता नहीं कि हम कब मरने वाले, इसलिए हम लोग पॉलिसी पहले से लेके चलते हैं। सिमिलरली हैजिंग आपके बिजनेस में पहले से होना चाहिए। और बहुत जन का ये भी मानना रहता है कि जो हैजिंग है उसमें नुकसान ही होता है। तो मैं एक्चुअल में बताता हूं, जो अगर आपको ये वर्ड बोलेगा कि हैजिंग मतलब प्रॉफिट होगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है और जो आपको बेवकूफ बना रहा है। हैजिंग का मतलब ही है इंश्योरेंस कॉस्ट। आज आपने आपकी गाड़ी का 20,000 रुपए का प्रीमियम भरा और गाड़ी को खरोच तक नहीं आई, तो अंकित जी आप खुश होंगे या दुखी होंगे? खुशी होंगे ना, दुखी नहीं होंगे ना। अगर कोई मेरे को बोलेगा मैं दुखी होऊंगा तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, गाड़ी निकाल और दीवार पे बैठ दे, कि गाड़ी को लगा दे इन पे, क्या होगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा अपने को। लेकिन हम लोग करते हैं नहीं, इंश्योरेंस का पैसा जाता है। आज मेडिक्लेम का मैं पैसा भरता हूं और खुश होता हूं, क्यों, कुछ हुआ नहीं मेरे को। तो सिमिलरली बिजनेस में ध्यान रखिए, हैजिंग में आपका कॉस्ट आएगा आएगा आएगा। कितना आएगा, 1 से 1.5% का कॉस्टिंग होता ही है। लेकिन जो हमारी रातों की नींद है वो हमारे साथ रहेगी। नहीं तो क्या होगा, अरे कल सोया नीचे आ गया, हल्दी ऊपर चले जाएगी, 2 दिन पहले 2.5% ऊपर आ गई, 4 दिन पहले 5% नीचे आ गई, ये नींद उड़ाते रहेंगे। तो हैजिंग एक चीज मान के चलिए, आपका कॉस्ट है और वो बिजनेस में लगने वाला ही है आपको। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि अगर सपोज किसी को 500 मैट्रिक टन माल उठाना है 3 महीने में, तो आप फ्यूचर के ऊपर आप एक सिंगल प्राइस पे, एक सिंगल क्लिक पे आप ये माल फिक्स कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर आपने 15,000 रुपए में, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है हल्दी का, तो अगर आपने हल्दी 15,000 के भाव में सपोज फिक्स भी कर लिया और भाव में तेजी आ गई, तो आप मान के चलिए कि आपको तो 15,000 में माल बुक हो चुका है। एज एंड व्हेन आप फिजिकल से माल प्रोक्योर करोगे आपको वो पे करना है, लेकिन फिक्स हो चुका है। ऐसे ही अगर हम वीकनेस की बात करें तो सपोज करो भाव में 13,000 आ गया, तो आपने क्या किया, प्राइस फिक्स कर लिया, लेकिन जो फिजिकल में प्रोक्योरमेंट आ रहा है आपका, वो भले ही नीचे के भाव से आएगा। लेकिन कोई भी बिजनेस में एक चीज मान के चलो, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रस्सी पकड़ के काम करना पड़ेगा। हमारी गलती क्या होती है, जैसे मैंने आज मोबाइल ले लिया, या दूसरा उदाहरण भी है, शादी करने के बाद लोगों को एहसास होता है यार थोड़ा और रुक जाता तो ऐश्वर्या की जगह पे और कोई मॉडल मिल जाती। तो वैसे ही हमारे मोबाइल के साथ भी होता है कि रुकता तो नया अपडेट आ जाता, वैसे प्राइस का भी होता है। आज अगर आप ले लोगे तो लेने के बाद यार 2 दिन रुक जाता तो नीचे मिल जाता। तो ये दोनों चीजें, टोल पे खड़े होते यार वो लाइन में खड़ा होता, तो हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो अगर बिजनेस करना है तो आपको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, और एक बार फिक्स हो गया, जैसे रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट है, मैं तो डिसीजन ले लेता हूं और बाकी मेरी टीम उसको सही करने में लग जाती है। तो हमारा भी काम ये होना चाहिए कि मैंने तो प्राइस फिक्स कर दिया है, अब उसको कैसे सही करना है उसके टूल पे हम लोग वर्क करेंगे। तो ये एग्जांपल है, ये बाद में दे सकता हूं मैं आपको। फ्यूचर्स पे कैसे करना है, ऑप्शंस पे कैसे करना है, ये दोनों ही एग्जांपल्स है जहां पे अब एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर तो है ही है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं कि इसी चीज को एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि अगर आप हेज नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली आप स्पेकुलेट कर रहे हो। जो मैंने आपको बताया, प्राइस फ्लक्चुएशन पे अगर आप धंधा कर रहे हो तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते। आज इंडिया में पिछले साल, अच्छा आईपीओ में कितने जन ने पैसा लगाया?
पिछले साल 2-3 सालों में आईपीओ में पैसा लगाया कि नहीं लगाया? पैसा बना ना, लेकिन आईपीओ आ क्यों रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि मुझे स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में ही जाना पड़ेगा, लाला से सीईओ बनना पड़ेगा। अगर आप लाला हो मतलब कैश पे काम कर रहे हो, और कैश पे काम करोगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि लाला तो गले पे ही बैठता है, लेकिन सीईओ सब जगह घूमता है। तो अब आईपीओ जो आ रहा है इसका मतलब है कच्चे की इकोनॉमी हम पक्के पे आ रहे हैं, इसीलिए इक्विटी मार्केट चल रहा है। और जब इक्विटी मार्केट चलता है तो हम देख रहे हैं इक्विटी चल रहा है तो एग्री वालों का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ रहता है। अब एक इवेंट में था, बोला 40 करोड़ का एक नया प्लांट डाल रहा था, लेकिन जैसे इक्विटी में मेरे को रिटर्न दिख रहा है तो मैं बोला कंप्लायंस छोड़ो, लेबर छोड़ो, मैं तो इक्विटी में डाल देता हूं। लेकिन इक्विटी का भविष्य ये साल थोड़ा सा उज्जवल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, वो अब एग्री पे आ रहा है। जैसे ऋषभ जी ने बोला बराबर है कि अब लोगों का इंटरेस्ट एग्री कमोडिटी पे आ रहा है। और एक चीज और बताऊं, स्टार्टअप एग्री के अंदर लोगों का इंटरेस्ट में स्टार्टअप काफी आ रहे हैं एग्री के, क्योंकि उनको अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एग्री में ही है, तो जुड़े रहिए एग्री के साथ। अब हम आज एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर की चिंता क्या है कि भाई मुझे एक भाव पे सामने वाले को कमिट करना है, तो फ्यूचर मार्केट से आप बेनिफिट देखिए, चक्कू से गला भी कटता है, चक्कू से फ्रूट भी कटता है, लेकिन जिसकी जैसी भावना वैसा आप यूज कर सकते हो। वैसे ही फ्यूचर मार्केट है कि आपको हेज करना है, प्राइस ब्लॉक करना है या सट्टा करना है। और बहुत जन बोलते हैं सट्टा खराब है, एक चीज समझिए, सट्टा कब आता है? जब हकीकत और ख्वाब दोनों में फर्क होगा, मतलब फंडामेंटल बहुत मजबूत है लेकिन भाव उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो ही स्पेकुलेटर आएगा, पैसा लगाएगा और पैसा बना के जाता है। तो स्पेकुलेशन कब आएगा? जब उसको पता है कि अभी एक जन ने मेरे को बोला, अरे अजय मालूम है चांद चौकोर है। मुझे मालूम है चांद चौकोर तो हो नहीं सकता, गोल ही होगा। तो मैं क्या करूंगा? लगाई शर्त रुपए का 100। क्यों? मुझे मालूम है ना चांद गोल है। अरे भैया तू चौकोर दूरबीन से देख रहा है इसलिए देखो चौकोर दिख रहा है, लेकिन तो जब हकीकत में आएगा तो गोल दिखेगा। तो सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम है कि सिंगल क्लिक पे क्वांटिटी आप मिल सकता है। बहुत जन बोलते हैं नहीं क्वालिटी का इश्यू है, उसके लिए हम लोग सेशन लेंगे, उस पर भी हम देखेंगे, लेकिन क्वालिटी की जरूरत नहीं है। आप अपना कमोडिटी हेज कर रहे हैं, आप जरूरी नहीं एक्सचेंज से आप डिलीवरी का काम देखिए, और भी ऑप्शंस है वो हम आगे करेंगे। तो एक्सपोर्टर भी अपना सिंगल प्राइस पे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया भी है कि कैसे आप हर प्राइस पे अगर आप हेज करके चलते हैं और प्रोक्योर करने के बाद रिलीज करते रहते हैं तो कैसे वर्किंग होगा। अल्टीमेटली एम यही है कि आपका प्रॉफिट ब्लॉक हो सकता है, आपका प्रॉफिट आप फिक्स कर सकते हो, बैलेंस शीट फिक्स कर सकते हो, तभी आप लाला से सीईओ बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिया है ऑप्शन से कैसे इस चीज को उपयोग कर सकते हैं। बिलीव कीजिए वर्ल्ड में सबसे बड़े ऑप्शन के ट्रेडर्स इंडिया में है, लेकिन ये सोचिए कि इक्विटी से 100 गुना बड़ा मार्केट कमोडिटी है। तो ये एक राइजिंग स्टार है कमोडिटी, और ये आने वाले समय में अगर आप ऑप्शन समझते हैं तो एक ही वर्ड बोलता हूं, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, लिए हुए माल को रेंट पे लगाना। ये इतनी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज है जो इक्विटी में हो रहा है, बट कमोडिटी में हम लोग स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, कॉल बैक स्प्रेड, कॉल पुट स्प्रेड, ये सारे फिरंगी वर्ड्स यूज मत करो। सिंपल है, अगर आप व्यापारी हो एग्री के, 3 वर्ड याद रखो, 3 स्ट्रेटजी याद रखो, सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है, और लिए हुए माल को रेंट पे लगाना है या रेंट की जगह भाड़े पे लगाना है। ये पॉसिबल है एग्री के लिए, क्योंकि आप एग्री में आपके पास माल है, उसके ऊपर आप रेंटल इनकम ले सकते हो। स्पेकुलेशन नहीं करना है हमें ऑप्शन को किस अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। कमिंग बैक, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्टर का फ्यूचर पे कैसे हेज करते हैं इसका एग्जांपल है, जहाँ पे अगर भाव में तेजी आती है तो कैसे आप ब्लॉक करके चल सकते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल ट्रेडर। फिजिकल ट्रेडर में मैंने बहुत बार सुना है मंडी में, यार आज मैंने 5 गाड़ी ले ली है, शाम तक भाव नीचे आ गया, अब क्या करूं? पड़ा रहेगा, जीरो थोड़ी होने वाला है। लेकिन अगर माल पड़ा है उसका इंश्योरेंस ले लो ना, आपको डर क्या लगता है? इंश्योरेंस का लगता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप फिजिकल में 100 टन 500 टन कितना भी अगर माल ले रहे हैं तो उसको इंश्योर करके चलिए। इंश्योरेंस कैसे करना है ये ऑप्शंस के द्वारा हम करके चल सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि इनकेस भाव में तेजी आ गई तो इंश्योरेंस का आपका 1 से 1.25% का कॉस्ट जाएगा, लेकिन अगर गिरावट आ भी जाती है तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया है उसके तौर पे आपको
बेनिफिट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इंश्योरेंस से देखिए बहुत जन होते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आत्महत्या कर लेते हैं, भाई मेरे परिवार को 2 करोड़ 5 करोड़ मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस उस चीज़ के लिए नहीं है। इंश्योरेंस है कि मेरी रातों की नींद उड़ रही है वो खत्म हो जाए। आज घर में आग लग जाए तो हम क्या करते हैं, घर की पॉलिसी ले लेते हैं, कार की पॉलिसी, मेडिक्लेम ले लेते हैं। तो सिमिलरली आपके व्यापार का भी जो प्राइस रिस्क है उसके लिए इंश्योरेंस मिलती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लेते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा लिखा है, मैं हिंदी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो इधर है मेरे पास स्टॉक है, क्या करना है, आप पुट ऑप्शन ले लीजिए। दूसरा, सस्ते में माल खरीदना है सस्ते में। बहुत बार बोलते हैं अरे लेना तो है, कैसे लें? आप क्या कीजिए, पुट बेच दीजिए। पुट बेचना मंदी करना नहीं है, तेजी करना है। आज सपोज करो 14,000 का भाव हल्दी चल रही है, आपको 13,000 में ही लेना है, तो आप वेट करते हो, वेट मत करो, 13,000 का आप पुट बेच दीजिए। क्या होगा, पुट बेचने से या तो भाव नीचे आएगा तो माल मिल जाएगा, और भाव ऊपर चले भी गया तो आपको उसका 1.25 से 1.5% का जो कॉस्ट में बता रहा था वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सस्ते में माल प्रोक्योरमेंट करना है तो रुको मत कि जब नीचे आएगा तो मैं लूंगा। आप मुझे बताइए, मैं आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करके देता हूं कि कैसे जो भाव आप बोलोगे वो भाव को हम लोग फिक्स करके चल सकते हैं। ज्यादा प्राइस में माल बेचना है, सर माल पड़ा है ज्यादा में बेचना है, उदाहरण के तौर पे जीरा पड़ा है यार क्या करूं, 30,000 में बेच दे, अरे भाव तो आज 22,000 का है, 30,000 का आप कॉल बेच दीजिए। जब तक 30 नहीं आएगा आपको 1.25%, 1.5% एज ए प्रीमियम मंथली मिलता रहेगा, मतलब साल का 15-16%, तो ये मिलता रहेगा। और ये इक्विटी वाले कर रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग, तो कमोडिटी में क्यों नहीं कर रहे? फिर है वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा, जो फाइनेंशियल ट्रेडर है या फिजिकल, अरे जीरे में तेजी मंदी बहुत ज्यादा आ रही है, मैं तो कुछ नहीं करता, ऑप्शन में इसका भी विकल्प है। वॉल्टिलिटी कुछ है ही नहीं, मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तब भी ऑप्शन में उसका विकल्प है। तो कहने का मतलब है आप कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे आप एफपीओ से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेडर हो, स्टॉकिस्ट हो, ये सब आप ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड है, इफ यू आर नॉट हेजिंग देन यू आर स्पेक्युलेटिंग। अगर आप हेज नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सट्टा कर रहे हो। तो धंधे में देखो सट्टा है तो कभी नुकसान भी है और कभी फायदा भी, लेकिन अगर आपको थ्रू बिजनेस करना है तो हेज करके ही काम करना है। नाउ यहाँ पे हमारा रोल क्या रहता है, तो हमारी कंपनी, हमने 20 साल, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, 2002 में हमने स्टार्ट किया था जब इंडिया में कमोडिटी स्टार्ट भी हुई थी। वैसे हम लोग 2nd जनरेशन इन ब्रोकिंग है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हमारा बॉम्बे में है, 6 ब्रांच है, 750 फ्रेंचाइजी है पैन इंडिया, 200 जन का स्टाफ स्ट्रेंथ है, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। और इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस मैंने अभी आपसे बात की है इसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए मार्केट आउटलुक, एजुकेशन में केडिया एकेडमी हमने स्टार्ट की है। 16 कॉलेजेस के साथ हम लोग टाइड अप है, जहाँ पे हम लोग कमोडिटी या मार्केट में कैपिटल मार्केट क्या होता है वो बेसिक से हम सिखाते हैं, समझाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है आदमी जब सीखेगा तो ही समझेगा मुझे क्या करना है। कॉर्पोरेट्स के लिए कमोडिटी हेजिंग सॉल्यूशन, ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड एजुकेशन टूल, बिकॉज सबसे ज़्यादा तकलीफ कॉर्पोरेट्स में होती है, मुझे तो मालूम है लेकिन मेरे स्टाफ, मेरी टीम को पता नहीं है, तो उनको कैसे ट्रेनिंग करनी है वो भी हम लोग टेक केयर करते हैं। साथ में वाइट लेबलिंग रिपोर्ट्स काफ़ी ब्रोकिंग के लिए हम लोग करते हैं। अब प्राइस ट्रेड एनालिसिस, हेजिंग स्ट्रेटेजी एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ये मेरे की वर्क है जो हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए और एग्री ट्रेडर्स के लिए हम देते हैं। नाउ जिसके लिए मैं आया हूँ प्राइस आउटलुक, तो ये मैंने बहुत छोटा रखा है क्योंकि आउटलुक आपको जब पता रहेगा, बट उसको काम कैसे करना है ये मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव कीजिए सितंबर 2019 से मैं रो रो के बोल रहा हूँ कमोडिटी की सुपर साइकिल है। गोल्ड नया हाई, चांदी नया हाई, कच्चा तेल नया हाई, सोयाबीन नया हाई मार के नया लो भी मार रहा है, कॉटन नया हाई, कोई भी कमोडिटी पकड़ लीजिए सब में बारी बारी से चल रहा है। तो ये इंडेक्स अभी भी 0.62 के करीब है। जब भी ये इंडेक्स ऊपर जाता है कमोडिटी चलेगी, इक्विटी फॉल होगी। अगर यहाँ से ये यहाँ तक भी एवरेज करने आता है, मान के चल लेना इक्विटी बहुत टूटेगी, और इक्विटी टूटेगा तो लोगों को सोना और एग्री कमोडिटी ही याद आएगी। मैं 1980 की बात नहीं करूंगा, 90 की बात नहीं करूंगा, 2000 की नहीं करूंगा, 2008 फरवरी 2008 में इक्विटी क्रैश किया था। क्या कारण था? क्या कारण था? लेमन ब्रदर, गलत, वो तो फोटो थी।
कच्चा तेल $150 टच किया था, और कच्चा तेल $150 टच करने के 9 महीने बाद सोना $620 से चलना चालू हुआ, जो 1920 अप्रैल 2011 में जाकर टच किया। और जैसे ही सोना चला उसके बाद बेस मेटल चले, उसके बाद एग्री। आप एग्री ट्रेडर्स हो, उड़द का ध्यान है 2009, 10, 11 में क्या हुआ था? उड़द और सोयाबीन, मक्का, ये सारे के सारे 9, 10, 11 में चले थे। तो अब ये रैली में सोना पहुंच चुका है ऊपर, बेस मेटल धीरे धीरे चल रहे, एग्री सबसे सस्ती है। आज सुबह दिनेश जी है मेरे साथ, मेरे पैनल में आज है दिनेश सोमानी जी, हम बात कर रहे थे गवार नहीं चल रही है। तो गवार क्या, आप कॉटन पकड़ लीजिए, गवार पकड़ लीजिए, हर कमोडिटी में अभी कहीं ना कहीं एक स्कोप बना हुआ है। तो जब इक्विटी से पैसा निकलेगा तो एग्री में ही जाएगा, और आप एग्री से जुड़े हुए हो तो पैसा बनेगा, लेकिन पेशेंस के साथ बनता है। जो क्रिप्टो वाले हैं कि रात को उठे 60 का 120 हो गया, 120 से 60 हो गया, एग्री में नहीं होता है। तो ये इंडेक्स मुझे बताता है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल जारी है। अब एक ये नया है, मैंने कोशिश की है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करना, अगर सही हूं तो बताना। कि मैंने बहुत बार, अभी मैं जूनागढ़ गया था, हमारे साथ किशोर भाई भी है, तो वहां पे मैंने एक सवाल किया था, किशोर भाई आप जीरे में करते हैं, अपना डिमांड क्या है? जीरे की अगर ओवरऑल डिमांड पकड़े तो कितनी है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट? 90-95। अंकित जी धनिये में? अब अंकित जी ने बोला 1,30,00,000 और 1,40,00,000। माफी चाहता हूं, मेरा व्यू गलत है पूरा, क्योंकि मैं बोलता हूं जो आपने वर्ड बोला है ना सर, मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूं, और जीरे के लिए भी वही सुन रहा हूं। लेकिन 5-7 सालों में चेंज क्या हुआ? पहला चेंज है कोविड के बाद खाऊ गली हर गली में पहुंच चुकी है। हुआ कि नहीं हुआ? जो पहले हम लोग घर में 7 दिन में 5 दिन खाना खाते थे, आज कितने जन आप लोग बता दो कि जोमेटो आपके घर पे नहीं आता? तो यहां पे मैंने कुछ डायनामिक्स चेंज करके देखे हैं। सबसे पहले हम, ये है शादी का। आज सब बोलते हैं अरे शादी तो पहले भी होती थी ना, उसमें नया क्या है? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये CAIT की रिपोर्ट है। 2020 में ये लोग बताते हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं डेटा के ऊपर बात करता हूं। इन लोगों का मानना था कि 20 से 25 लाख शादियां होती थी, और ये पेपर में, अभी आपके पास मोबाइल है, सर्च करो, इनका मानना है कि ये साल 53 लाख शादियां, 50 लाख शादी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है? अंकित जी के पास इनविटेशन आए हैं 5 जगह से, आप 5 में जाके खाना खाओगे या एक में? तो बाकी 4 आपके लिए जो प्रोविजन कर रखा है उसका क्या? वेस्टेज। पिछले 5 सालों में, एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, एक अच्छी रिटेल कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट खोल के देख लीजिए, 19,320 स्टोर है। कौन से स्टोर? फूड स्टोर। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, हर चीज किराने वाले से नहीं आता है, डीमार्ट है, रिलायंस मार्ट है, ऐसे काफी मार्ट चालू हो चुके हैं। तो वो कंपनी का 19,320 स्टोर है। मैंने बात किया, सर ऊपर से प्रेशर है, अगले 3 साल में हमको 25,000 स्टोर ओपन करना है। अब वो क्या सोचते हैं, अंकित जी मेरे से ही माल लेना, बट दूसरे खड़े हैं यहाँ पे, अंकित जी आप मेरे से लेना। तो मतलब खाने वाला 1 और रखने वाले 5। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिबॉक, प्यूमा, नाइकी। 2002, 3, 4 में जब हमारे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, मैं आपको डेटा के साथ बात कर सकता हूँ इस चीज में, कि जब मॉल कल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ तो जूते पहनने वाले ये 5 जन हैं, लेकिन स्टोर 40 खुल चुके थे। इसकी वजह से अचानक से सेल जंप की थी। तो आज अगर कोई मेरे को ये बोलता है अजय भाई शादी तो पहले भी होती थी, अब नया क्या है, तो ये फिगर है कि 2020 में जहां 25 लाख शादी थी, आज 50 लाख शादी है। तो आप एग्री करोगे वहां पे डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप बताओ सर, अभी जो आप 140 या आप 90 बोल रहे हो, फर्क है? मैं बोलता हूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हम लोग पॉपुलेशन पे लेके चलते कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, बट यहां पे डबल का फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली लाइन चुनकर मेरी टीम ने बनाई है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, स्पाइस वाले। आज महाकुंभ चल रहा है, छोटी सी चीज है लेकिन क्रिटिकल चीज है। ये अपन टीका जो लगाते, क्या बोलते हैं उसको? सिंदूर। सिंदूर किससे बनता है? हाँ, टर्मरिक, बराबर है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया हमने, मेरे डेटा नहीं है ये, मार्केट का डेटा, 45 करोड़ लोग महाकुंभ में जाएंगे, हाँ या ना? बराबर है। और कोई भी वहां पे जाके इतने नास्तिक है, कोई टीका ही नहीं लगाने वाला, ऐसा है?
अरे जो आदमी रोज टीका लगाता नहीं वो भी वहां पे जाके 2 बार लगा के आएगा। लेकिन मेरा कैलकुलेशन बोलता है कि एवरेज एक बार भी अगर एक टाइम भी अगर कोई टीका लगाएगा तो 22.5 लाख किलो हल्दी पाउडर यूज होगा। उसको मैंने कन्वर्ट किया है कि एक टीके में कितना लगेगा, 1 ग्राम नहीं, मैं आधा ग्राम पकड़ता हूं, ज्यादा पकड़ाऊं। तो ये कैलकुलेशन क्या बताता मेरे को पता नहीं, मेरी टीम हम लोग ऐसे R&D करते रहते हैं। तो ये बोलते हैं करीबन 2 लाख बैग अगर एक टाइम टीका लगेगा। अब आप बताओ कितने दिन चलेगा महाकुंभ? 40 दिन। तो 40 दिन में एक बार तो टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे इतने भी नास्तिक नहीं हम लोग। तो 1 बार 2 बार 3 बार। कोई बोलता है अरे सर वो इधर नहीं लगाएगा, घर पे तो लगाएगा। घर पे नहीं लगाएगा तो इधर आएगा। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग ऐसे इवेंट्स में आते हैं तो जो आदमी घर पे ना 2 रोटी खाता है, यहाँ पे 4 चीज देखकर क्या बोलता है, या आने दो। तो वैसे ही जब ऐसे माहौल में जाता है तो 2 बार नहीं 4 बार टिक्का लगाएगा। डिमांड, अब ये डिमांड अगर आप लोगों में किसी ने भी पहले से कैलकुलेट कर रखी है तो मेरे को बताना। तो मैं आपको डेटा पे बात कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, रोया जाए मरे की खबर लाए। आज मंदी में इतने आ चुके, क्रेडिट लाइन खत्म हो चुकी है। पहले अगर कोई बोलता था अजय भाई 100 बोरी दे दो, बोला लेके जा। लेकिन आज 2016 नोटबंदी, कोविड, जीएसटी, इसकी वजह से क्रेडिट लाइन खत्म हो गई। तो इंडिया का एग्रीकल्चर जो लाइन है ये क्रेडिट पे चलता है, उधार पे ही चलेगा ये। लेकिन अब हो क्या रहा है, विश्वास कम है। अब ये विश्वास लौटेगा कैसे, है कोई आइडिया? ये लौटेगा तेजी में, क्योंकि जब मैंने सपोज धनिया ले रखा है और सबको पता है कि धनिया 10,000 होने वाला है, भाई उधार लेके जा तू, मेरे को मालूम है पैसा बनेगा तेरा और तू लाके देगा। तो अब इसको आने में समय लग रहा है, और जैसे इक्विटी टूटेगा, एग्री में आएगा, तेजी आएगी, तो विश्वास भी लौटेगा और ये 360 डिग्री एग्री मार्केट चेंज करेगा। तो ये भी मैंने कुछ कैलकुलेशंस लगाया था। तो ऐसे ही हमारे पास और भी हम लोग इसको बोलते हैं ART। ART का मतलब बोलता है अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इसके पॉइंट पे हम लोग लेते हैं। हल्दी में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि साल भर के अंदर 20,000 का भाव दिखाने के बाद मार्केट नीचे आ चुका है, लेकिन 12,500 के नीचे जा नहीं पा रहा है। सीधा बैलेंस शीट्स पे आते हैं, काफ़ी भ्रांति रहती है, कोई बोलता है कितना है, लेकिन मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है बैलेंस शीट के अंदर कि प्रोडक्शन पिछले साल से ज़्यादा है। 58 लाख बोरी का प्रोडक्शन पिछले साल था। इस बार अगर हम पकड़ के चलते हैं नया, 58 लाख बोरी हमारा 23-24 में था। इस बार अगर हम लोग 20% का भी जंप दिखाते हैं तो करीबन 78 से 80 लाख बोरी के आसपास का, ये मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूं, जबकि यील्ड लॉसेस है। अगर मैं 78-80 के आसपास भी पकड़ाऊं, मेरी चिंता ये साल की तेजी नहीं है, मेरी चिंता अगले साल की तेजी है। मान के चले ना, हाँ सेंटीमेंट खराब है, इसके लिए हल्दी नहीं चल पा रही है और मिलावट है, ये वो सब चीज चल रही है। लेकिन हाँ 12-12.5 का एक बेस बना हुआ नो डाउट है। लेकिन अगर ये तेजी चलती है, क्या होता है, स्टेज पे ज्यादा एग्रेशन होकर कोई टारगेट दे वो गलत है। तो मैं तो 250-270 नहीं बोलूंगा, लेकिन फ्रैंकली बोलता हूं हल्दी अगले 1 साल में, मेरी चिंता, अगेन मैं बोलता हूं, मेरी चिंता ये साल का नहीं है। क्यों? नई क्रॉप हम लोग अभी जब सोइंग करेंगे, लेकिन नया माल मुझे फरवरी 2026 में मिलेगा। लेकिन मेरे पास अगर इस बार 80 लाख बोरी आती है और लेट से 5 लाख नहीं 10 लाख 20 लाख का कैरियर स्टॉक भी पकड़ के चलता हूं मैं, तो 1 करोड़ का मेरे पास माल रहेगा। लेकिन मेरा जो कंजम्पशन है, आज आप मान के चलिए कि 75 लाख बोरी, यहाँ पे कंजम्पशन हम लोग 70 ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ 75 का डोमेस्टिक और 25 का एक्सपोर्ट, जबकि आप देख लीजिए कंसिस्टेंटली 30 का एक्सपोर्ट है मेरा, दोनों भी मिला दूं तो 1 करोड़ भी अगर मेरा टोटल नेट में जाता है, मैं नेकेट में हूं और हल्दी स्पाइक कर सकती है। हाँ सेंटीमेंट डाउन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे में 12-12.5 के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है, लेकिन हायर साइड पे फेज मैनर में जाएगा। जैसे हमने ये टासो का दिल्ली में इवेंट हुआ था, जब हमने 15.5-16 का टारगेट रखा था, वो इमीडिएटली आकर नीचे आ गया है वापस। लेकिन अगले 6 महीने में 1 साल का व्यू है कि वापस ये 200 का भाव तो बैर मिनिमम दिखाएगा। कारण सबसे बड़ा चिंता है मेरा वो बैलेंस शीट की टाइटनेस है। प्रोडक्शन बढ़ा जरूर है, लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है काफ़ी टाइट है। डिमांड में चेंजेस आया है, हम लोग स्टोर की कैपेसिटी, शादी, महाकुंभ, ये जितने भी फैक्टर्स है ये हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर भी शानदार साल रहा है।
हमने लास्ट टाइम एफआईज में मेरी उम्मीद थी कि प्राइजेस 30,000 का अगर लेवल टूट जाता है तो हम ऊपर में 32.5-34 तक का लेवल देखेंगे, बट लगभग हमने मई जून में 2 बार 30 का डबल टॉप 30 के करीब जाने की कोशिश की थी, बट उसके बाद जो सेंटीमेंट खराब हुआ है वो प्राइजेस वापस 21-22 के आसपास आकर बैठा हुआ है। तब भी मैंने एफआईज में, किशोर भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैंने माइक लेके कहा भी था कि चाइना में जो आप उम्मीद कर रहे हो कि 100 गुना होगा, मैं बोला बिल्कुल नहीं हो सकता। चाइना में 182 लाख हेक्टर के आसपास का टोटल सोइंग एरिया है एग्रीकल्चर में, जहाँ पे 118 से 120 लाख हेक्टर गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही हम सोइंग करते हैं, और उनकी प्रायोरिटी जो रहेगी वो फूड ग्रेन्स पे होगी, ना कि मसालों पे रहेगी। और जब जैसे ये न्यूज़ आई कि चाइना में ज़्यादा बड़ी सोइंग नहीं है, हमने प्राइजेस में ये स्पाइक आते हुए देखा। लेकिन ये एक तरह का बॉटम बन रहा जरूर है, लेकिन माल हमारे पास जीरे में बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस नहीं बनेगा। बैलेंस शीट में भी पिछले साल हमने 1.3 के आसपास का क्रॉप देखा था। इस बार मेरी उम्मीद थी कि 18-20% सोइंग में कमी आएगी, लेकिन डिले हुआ था सोइंग। यहाँ पे हमने वापस रीसोइंग भी होते हुए देखा, लेकिन वेदर जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सीवियर होने वाला है वैसा हुआ नहीं, गर्म है इस बार। जो ठंड नहीं है इस बार, ठंडी गर्म में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेवरेबल वेदर होने की वजह से लगभग अभी भी टू अर्ली टू से राइट नाउ, क्योंकि अगले 10-15 दिन इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात वालों के लिए। क्यों? 30 डिग्री का टेम्परेचर में स्पाइक है। लो में आप 8 डिग्री देखोगे गोंडल में, और ऊपर में 37 का हाई है 8-9 फरवरी को। ये चिंता का कारण है, चाहे जीरे की क्रॉप हो चाहे धनिया की क्रॉप है, इस पे आपको नजर रखना है, क्योंकि ये डे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 100 का भी अगर मैं लेके चलता हूँ, कैरी भी लेके चलता हूँ, तो मेरा मानना है सप्लाई अच्छी है। तो जीरे में ज़्यादा बड़ा अपसाइड नहीं दिख रहा है, हेजिंग करके चलिए। टेम्परेचर का जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, 30 डिग्री बहुत मायने रखती है कोई भी क्रॉप में। बराबर अंकित जी? धनिया में, किशोर भाई जीरे में 30 डिग्री 3 दिन में, आप 7 तारीख से लेकर 11 तारीख का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 30 डिग्री का वेरिएशन, क्योंकि रात को मॉइस्चर होता है तो क्रॉप, चना हो गया, ये जितने भी है मॉइस्चर पकड़ लेती है, और दिन में जब 37-38 डिग्री आता है तो चने में तो ब्रेकेज आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट और रेगुलर होगा ये चीज़, तो ये क्रॉप के लिए घातक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंटली 20,000 का बेस बनना चाहिए। मार्केट में न्यूज़ है कि 180 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, लेकिन पाइपलाइंस ठीक ठाक भरी हुई है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बेस 20 के आसपास का बन जाना चाहिए। स्लो एंड स्टडी मूव करेगा मार्केट, लेकिन पैनिक सेलिंग जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि इस बार रमजान और गल्फ फूड में जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो पुराने माल के लिए ज़्यादा रहेगा, नया माल इस बार डिले रहना चाहिए। धनिया की अगर बात करें, शानदार साल रहा। यहाँ पे हमने 2 साल के बाद मार्केट में एक उभरता हुआ देखा है। तो हमने ऑलमोस्ट अगस्त में देखा एक बॉटम 6800 का बन चुका था, जिसके बाद मार्केट स्पाइक करता हुआ दिखाई दिया। 85-86 का हमारा एक्सपेक्टेशन था, 88 का हाई मारने के बाद अब 83 चल रहा है। बैलेंस शीट भी अगर इसमें हम पकड़ के चलते तो इधर भी मेरी उम्मीद थी कि ये 85-90 तक आना चाहिए था, बट अभी 100 के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है। लेकिन मेरी चिंता इसमें अगेन यही है कि 220 की क्रॉप और 100 का क्रॉप टोटल मिलेंगे तो हम लोग देखिए हर साल हमारा 150 के आसपास का अगर हम कंजम्पशन, ये तो मैं मार्केट के फिगर ले रहा हूँ, मेरे फिगर नहीं है, मेरा तो 160 के ऊपर का फिगर जा रहा है। बट यहाँ पे पाइपलाइन खाली थी इसलिए ये बढ़ा था, बट अभी ऑलमोस्ट 140-150 का भी जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे पिछले साल का कैरी अगर 20-30 भी पकड़ता हूँ तो 130 होगा मेरा, और ये सब मिला के देखता हूँ तो ये फिगर्स अभी अराइज नहीं है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। बट हम लोग लोवेस्ट कैरी ओवर स्टॉक में धनिये में जाएंगे, जो 5 साल में सबसे लोवेस्ट रहने वाला है। अब नेकेट ठीक है, बैलेंस शीट है, नंबर्स है, क्योंकि कोई ओपनिंग स्टॉक आपके हिसाब से मैं वही बोल रहा हूं। तो मैंने 20 पकड़ा है, आप 40 तो नहीं पकड़ोगे, 40-50, 40 भी अगर पकड़ोगे तो देखो 140। अब डिमांड ही जब आप 140 की खुद बोल रहे हो तो हमारे पास स्टॉक अगले साल के लिए मुझे लगता है सबसे टाइट बैलेंस शीट जो होनी है वो धनिया की होनी है। तो मैं वही बोला, क्योंकि एग्री में डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे अगर मैं 20-22 भी पकड़ रहा हूं, ये 40 भी पकड़ रहे, तब भी अगर 100 और मैंने एकदम है ना मार्केट में जो नहीं सोच रहे वही पकड़ा हूं मैं।
आप समझे? लेकिन घूम फिर के देखो, अगर मैं हायर साइड पकड़ रहा हूं, अगर आप 80 बोल रहे हो तो सर रॉकेट लग जाएगा इसमें। अगर आप ये पकड़ के चल रहे हो तो मैं बोलता हूं फिर भी अगर आप पकड़ोगे, मैं तो एक्सट्रीम केस पकड़ा है 100, तो कहने का मतलब मैंने एकदम कंजर्वेटिव पकड़ा है। उसके बेस पे अगर मुझे दिखता है तो 88 का एक बेस हाई दिख रहा है, लेकिन टाइटनेस जो दिख रहा है मुझे लगता है कि जो पिछला हाई था वो भी तोड़ने की ताकत इस बार धनिया रखता है। तो प्रायोरिटी में अगर पकड़ूं मैं तो पहला धनिया, दूसरा पहला हल्दी, दूसरा धनिया और तीसरा जीरा, इस वे में मार्केट मूव करेगा। तो लास्ट की टेक अवे हमने क्या क्या देखा है, पहले हमने देखा कि आउटलुक क्या था, कैसे कैसे मूव किया। इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था वो रिस्क मैनेजमेंट था कि फार्मर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर कैसे ऑप्शन या फ्यूचर डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं। फिर डिमांड फैक्टर में जो मैंने पॉइंट दिया, इसके लिए मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा। ये मैंने टाइम वैसे भी मैंने ज़्यादा ले लिया है, लेकिन मेरी कोशिश थी, मेरे पास ऐसे 12-15 पॉइंट्स है जो मैं बता सकता हूँ, ले सकता हूँ, जो डिमांड फैक्टर को चेंज करेगा। कमोडिटी की सुपर साइकिल चालू है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कमोडिटी में बने रहो, क्योंकि अब जो रैली स्टार्ट होगी अगले 3 साल के लिए, जिसने माल नहीं रखा है वो अपने आप को पिछड़ा ही पाएगा कि ये रैली हमने इस बार मिस कर ली है। फिर हमने बात की कि एज ए केडिया एडवाइजरी व्हाट वी डू, तो हम आपको आउटलुक देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है और एग्जीक्यूट करना है, ये पूरी हेल्प करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि मसालों में जीरे को छोड़कर अगर हम बाकी कमोडिटी की बात करें तो अच्छा मूवमेंट है। अब बहुत जन का मानना होता है कि अजय भाई आपने तो आउटलुक दे दिया, अब आपकी क्या जरूरत है। तो एक लास्ट स्लाइड मैं एक गाइडेंस के ऊपर छोड़ के जाऊंगा। महाभारत में कृष्ण ने गीता का ज्ञान कब दिया? युद्ध होने के बाद ना, या युद्ध होने से पहले? पहले दिया। तो जब उसने युद्ध होने से पहले ही पूरा गीता का ज्ञान दे दिया तो उसके बाद तो निकल जाना चाहिए था ना उसको। नहीं, उन्होंने क्या किया, लास्ट तक अर्जुन के साथ टिके रहे, कि उनको मालूम था जब पितामह भीष्म को मारना है या कर्ण को मारना है तो उसके हाथ और पांव डगमगाएंगे। तो वैसे ही एट केडिया कैपिटल हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आउटलुक तो मिल चुका है आपको, बट जब मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप, बारिश या ऐसे कुछ आएंगे तो हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकेस कुछ क्वायरी है तो ले सकते हैं, अदरवाइज बात करो। सर के लिए एक सेशन में ले रहे हैं, बट उसका हम लोग को सर आई वुड रिक्वेस्ट कि 2 मिनट के लिए प्लीज़ आप रुक जाए। आई एम श्योर सर आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम पूछना चाहेंगे। वी ऑल नो दैट सर इज़ अ रिनाउंड एंड रिवॉर्डेड expert in the Indian commodity market. So I'm sure we all feel honored and privileged to have you here, sir. And I'm sure कि हम सब बहुत कुछ और जानना चाहेंगे. So any question, please come ahead. Anybody? Please raise your hands. Okay. ये मैंने व्हाट्सएप का भी दिया है, इनकेस अगर आपको कभी भी ऐसा लगे स्कैन कर लीजिए, मेरा टीम से मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। Sir, I just want to know the support and the resistance level for Dhania coriander. As you know that last support was 8196. Now it is in the downtrend. So I just want to know how long this downtrend will continue, until what level it can go. As per my calculations, it should go till 8196, and from there it should come to break 8700. It should come to 124. So what is your analysis on this levels? 87 के ऊपर कितना बताया आपने? 124. 124। Yeah. तो as per my analysis. परफेक्ट है। तो आप जो देख रहे हैं वो टेक्निकल पॉइंट पे रखते हैं। Yes. इसके लिए हमने एक टेक्निकल सेशन भी रखा है। तो मेरे साथ और भी मेरे वंदना भारती जी है, मनोज जी है, भूपेश जी, वो भी हम लोग लेंगे। बट मेरा मानना है, देखिए डाउन साइड में जो हमको बॉटम दिख रहा है, ऑलमोस्ट देखो सब चीज़ देखते हैं तो 78, 50, 79 के नीचे जाएगा नहीं। सॉरी, मैं डायरेक्टली जो चार्ट्स के ऊपर है, हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल डेटा, सेंटीमेंट सभी को लेके चलते हैं, तो एक रेंज दे सकता हूँ, ये बेस बना हुआ है। हाँ, डेफिनेटली जो हायर साइड आपने बताया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस बार जो पिछला 3 साल पहले का जो हाई था 130 का, वो ब्रीच होता हुआ दिखेगा। बट ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना, हथेली पे सरसों नहीं उगती, तो ऐसे समय लगेगा, बट आपको 130 का लेवल भी टूटता हुआ दिखेगा। थैंक यू सर। संतोष जी। केडिया जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोगों को, इन्वेस्टर को वेयर हाउसिंग कराते हैं, तो तीनों कमोडिटी में थोड़ा आप बताइए कि कब
स्टॉकिस्ट लोगों को कैसे एंट्री करना है और कब एग्जिट करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। बिल्कुल, मैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सबके पास प्रेजेंटेशंस आते हैं इक्विटी को लेकर, अरे इक्विटी में डालो आपको 18% 20% मिलेगा, लेकिन देखिए कमोडिटी, आज सुबह मैंने नाश्ता किया तो कोई इक्विटी के शेयर्स की नाश्ता नहीं की, मैंने वहाँ पे जो नाश्ता किया वो कमोडिटी का ही किया है। तो कमोडिटी बहुत ही अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी अगर मैं बात करूँ तो मुझे, जैसे मैंने बताया, फ्रेंकली सबको डर का माहौल जरूर है, बट हल्दी एक सबसे अच्छी विकल्प है। सेकेंडली जो मैंने अभी आपको बताया धनिया, ये दो कमोडिटी मुझे लगता है। एंड फ्रेंकली आप घबराइए नहीं, ये तो चलो हम लोग एग्री वाले इसलिए हमको डर नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स है इक्विटी में करते हैं या और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं, तो जितना प्रॉपर्टी सेफ है, जितना इक्विटी सेफ है, उससे कई ज़्यादा कमोडिटी सेफ है। बट हमको डर क्या लगता है, कल को मैंने हल्दी की एक गाड़ी ली या जीरे की एक गाड़ी ली तो मेरे घर पे आके डिलीवरी कर देगा क्या? नहीं नहीं, उनके लिए हमारे पास संतोष जी है, वेयर हाउसिंग में है, तो आप आराम से उधर वेयर हाउस में रखिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और रिटर्न अच्छा बनता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले धनिया और फिर हल्दी एंड धनिया, ये दो कमोडिटी मुझे लगती है कि इस बार इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। डरिए नहीं, घर पे आपको हल्दी और जीरे की डिलीवरी नहीं आएगी, उसके लिए वेयर हाउस भी है, एक्सचेंज के भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। Hi, I just have one question. First of all, the way you have analyzed, that is really phenomenal. I love that way you are Thank you. Doing that, the tactical parts. So one of the biggest crop in the spice industry which you have not talked about, that is chili. So looking to your current expertise, then how do you look at the current situations, the sentiment of the farmers, the area got reduced, the price trends are going down, farmer sentiments are not good. So how do you feel that in the next coming 3 months or coming year, how it will be going forward? सो चिली का भी मैंने रिपोर्ट रेडी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। बट फ्रेंकली सेंटीमेंट पुअर है एज ऑफ नाउ। पेस्टिसाइड को लेके जो चिंता थी वो भी है, माल भी काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंकली अगला 2-3 महीना तो एटलीस्ट कोई ऐसा बड़ा उठाव लग नहीं रहा है, मार्केट में दबाव रहेगा एज ऑफ नाउ। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड अगर आप स्टेज के बाद भी अगर मेरे से कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन टेक। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.